नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राजकुमार मध्य प्रदेश से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज हम जिस बीमारी के बारे में बातचीत करना चाहते हैं वो है लंपी स्किन डिसीज़। वर्तमान में पिछले 2-3 महीनों से ये बीमारी है, ये पूरे भारत देश में परेशान कर रही है। मध्य प्रदेश में भी इसके काफ़ी केस देखने को मिल रहे हैं, बिहार में भी काफ़ी परेशान कर रही है और दूसरे प्रदेशों में भी ये काफ़ी समस्या आ रही है। ये जो बीमारी होती है इसमें आप देखते होंगे कि जो शरीर होते हैं, खास करके जो गाय वंश के जो जानवर हैं उनमें होता है, उनकी जो शरीर होती है उस पर ऐसी छोटी छोटी फुंसियाँ हो जाती है और गुठली गठान बोलते हैं उसको। इसलिए इस बीमारी को लिम्पी वायरस बोलते हैं, चमड़ी वाली बीमारी बोलते हैं, पैसे वाली। वो ऐसे गोल गोल चकत्ते बन जाते हैं जैसे पैसे छप गए हों किसी पशु के ऊपर, और वो सैकड़ों की संख्या में होते हैं। तो इसको कुछ लोग बोलते हैं कि ये वो जो पैसे छपने वाली बीमारी है ये वो हो गई है। काफ़ी कहर ढाती है ये बीमारी। तो आज की जो क्लास होगी इसमें हम चर्चा करेंगे कि ये बीमारी किस तरह से होती है, और मूल उद्देश्य तो ये है कि ये बीमारी के लक्षण क्या है, पहचाने कैसे। दूसरी चीज़ है कि इसका ट्रीटमेंट किस तरह से किया जाए। आज हम ये भी बात करेंगे कि कौन से इंजेक्शन जो हैं वो इसमें ठीक रिजल्ट दे रहे हैं, कौन से इंजेक्शन जो है वो लगाने चाहिए, कौन से नहीं लगाने चाहिए। लेकिन उसके पहले पूरा का पूरा हम ये जो वायरस होता है, किस तरह से ये बीमारी होती है, इसके बारे में जानकारी जो है वो अपन बात करेंगे। अगर आपको केवल ट्रीटमेंट वाला पोर्शन पे जाना हो तो ये देखिए, अभी हम यहाँ पर 1 मिनट लिख रहे हैं। पूरे वीडियो की लेंथ में जहाँ का हम मिनट लिख रहे हैं वहाँ ये वाली जो मिनट है यहाँ आप सीधे जाकर डायरेक्ट ट्रीटमेंट भी देख सकते हैं। लेकिन ये मेरी इच्छा है कि आप पूरा का पूरा जो चर्चा है इसमें मेरे साथ बने रहे, ताकि एक ओवरऑल पूरी तरह से ये जो बीमारी है इसको अपन समझ पाएँ। जब तक हम पूरी बीमारी को नहीं समझेंगे, जब तक उसका जो ट्रीटमेंट है उस दिशा में हम काम नहीं कर सकते। तो हमने देख लिया है कि ये जो बीमारी है इसको बोलते हैं लंपी स्किन डिसीज़, मतलब ये चमड़ी वाली बीमारी है। और अब हम धीरे धीरे करके एक एक परत खोलते जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि कारण क्या है, ये जो बीमारी है ये क्या कारण है, इसका क्यों होती है ये। तो दरअसल ये जो बीमारी है ये है केप्री पॉक्स वायरस। ये एक वायरस होता है जिसके कारण ये जो बीमारी है ये फैलती है। इसलिए ये जो बीमारी है इसको वायरल बीमारी भी कहते हैं। जिस तरह से फूट एंड माउथ डिसीज, जो खुर पका मुंह पका बीमारी होती है, वो भी एक वायरस जनित बीमारी होती है। और दूसरी एक खतरनाक बीमारी जो हमारी गायों में पाई जाती है वो है ये वाली लंपी स्किन डिसीज। ये 2 बीमारियां जो होती हैं वायरस की बीमारियां हैं और बहुत खतरनाक है, और ट्रीटमेंट भी लगभग दोनों का एक जैसा ही है, थोड़ा अंतर है बस। तो हम आज जो बात कर रहे हैं कि ये जो लंपी स्किन डिसीज है इसका जो कारण है वो है केप्री पॉक्स वायरस। पॉक्स वायरस का जो परिवार है उससे ये बीमारी होती है। और इसीलिए आपने देखा होगा कि जो वैक्सीन लग रही है इस बीमारी से बचाव के लिए, जो वैक्सीन है वो है पॉक्स वैक्सीन। पॉक्स वायरस होता है, उसकी बीमारी में जो वैक्सीन हम यूज करते हैं वही इसी बीमारी के वैक्सीन के रूप में उपयोग किया जाता है। ये जो वायरस है इसकी कोई वैक्सीन है क्या, तो अभी नीथलिंग वैक्सीन करके होती है। नीथलिंग हमारे देश में फिलहाल नहीं है। ये नीथलिंग वैक्सीन है, ये इजराइल में उपयोग की जाती है सामान्यतः, अभी जहाँ तक मैंने पढ़ा है तो वहाँ पर है। हमारे यहाँ जो देश है इसमें पूरी तरह से जो शासन है उसने भी पिछले साल इसके काफ़ी टीके लगवाए हैं। और उसके कारण एक फ़ायदा ये हुआ है कि जो बड़े जानवर जिनमें पिछले साल जो टीके लग गए हैं उनमें ये बीमारी नहीं है। और इसलिए खास करके ये जो इस बार बीमारी आई है ये लगभग 2.5-3 साल 4 साल, या जो पहली बार माँ बनी है, जो पहली बार दूध दे रही है, उन पशुओं में ये जो बीमारी है ये ज़्यादा देखने को मिली है। तो अब अपन जो ये बीमारी होती है इसकी एक कहानी जान लेते हैं कि ये जो बीमारी है आखिर ये पूरी दुनिया में सबसे पहले आई कहाँ से। तो सबसे पहले हम बोलते हैं उद्भव, मतलब ये पैदा कहाँ से हुई है। तो सबसे पहले क्या हो गया, सब सहारा जो अफ्रीका है वहाँ पर ये जो बीमारी है इसके स्ट्रेन सबसे पहले देखे गए। उसके बाद जो ये 1970 के दशक में ये जो बीमारी है ये अफ्रीकन कंट्री, जितनी भी अफ्रीका के देश है, ये वहाँ फैली है। ये सब जानना इसलिए ज़रूरी है ताकि हम पूरी की पूरी जो वायरस है उसको समझ पाएँ कि आखिर ये जो बीमारी है ये किस तरह से फैल रही है और इसकी रोकथाम किस तरह से की जाए। इसलिए एक एक करके हम चीज़ें पढ़ रहे हैं। अफ्रीका के बाद ये लगभग 1988 से लेकर 90 के बीच में ये आई है इजिप्ट और इजराइल। ये इजराइल की तरफ आई।
जब ये इजराइल की तरफ आई है तो इजराइल ने क्या किया कि इनके जितने भी पशु इस बीमारी से ग्रसित हो गए थे उन सब का स्लॉटर करवा दिया। तो पहली बार जब ये बीमारी इजराइल में आई है तो उन्होंने इस तरह से उसको इरिडिकेट कर दिया, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि जो इजरायली लोग होते हैं उनका एक नेचर होता है कि अगर कोई भी समस्या उनके देश में आती है तो वो उसको पूरी तरह से नष्ट कर देते हैं। जैसे आसपास आज जितने भी देशों से वो घिरा है, अगर कोई भी देश उनके जो देश है उस पर आक्रमण करने की सोचता है या जरा सी उनको भनक भी लग जाती है तो वो उस देश को जाते हैं और पूरे के पूरे देश को ही खत्म कर देते हैं। तो यहाँ पर भी इजराइल की जो नीति है वो इसी तरह से उन्होंने अपनाई कि जितने भी पशु थे वो अगर एक भी बीमारी किसी भी पशु में एक भी लक्षण अगर उनको लंपी वायरस का दिखा तो उन्होंने क्या किया कि उनका स्लॉटर करवा दिया। इस तरह से जो पहली बार फेज जब आई थी तो उन्होंने अपनी जो देश है उसमें जो बीमारी है उसको ख़त्म ही कर दिया लगभग। लेकिन बाद में उन्होंने नीथलिंग स्ट्रेन करके एक वैक्सीन का प्रयोग वो करते हैं और अभी वर्तमान में उनके देश में इस बीमारी की रोकथाम है, क्योंकि वो टीकाकरण जो है वो लगभग करते रहते हैं। एक बार अफ्रीका इजराइल आ गया। इजराइल के बाद अगर हम बात करें तो जो अरब कंट्रीज़ हैं, सऊदी अरब अमीरात है ना, सऊदी अरब, उसके बाद ईरान, इजिप्ट, लेबनान, ये जितने भी देश हैं यहाँ पर ये बीमारी जो है ये पूरी तरह से फैलती रही और धीरे धीरे 12, 13, 14, 15 और अभी लगभग पिछले 5-10 साल में ये अपने देश में भी आ गई। हमारे देश में हमने ये जब देखा, जैसे पिछले साल 2-3 साल पहले हमने सुना था कि सबसे पहले ये राजस्थान की तरफ आई और राजस्थान की तरफ आई है और राजस्थान से फिर पूरे देश की तरफ ये बढ़ गई आगे। जब कोई बीमारी किसी देश में होती है और दूसरे देश में वो जाती है तो उसके पीछे कारण क्या होता है? तो कारण हम ये देखते हैं कि इल्लीगल जो माइग्रेशन होता है पशुओं का, मतलब, और ये देखो ना आप, जो अफ्रीका देश है वहाँ से ये केवल यहीं घूमते घूमते और एशिया और अफ्रीका में ही घूम रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे बीच में कोई बड़ा समंदर नहीं है, हम लैंड से जुड़े हुए हैं। कोई भी जो एक जगह से दूसरी जगह जाने वाली जो समस्या है वो बहुत ज़्यादा स्तर पर नहीं है। तो इल्लीगल तरीके से, गैर कानूनी तरीके से भी जो पशु है उनका आवागमन होता है। कभी कभी कुछ देश जो होते हैं वो जानबूझकर भी जो बीमारी वाले पशु होते हैं इनको भेज देते हैं। जैसे हम सुनते हैं कि जैसे गाजर घास जो है वो हमारे देश में पहले नहीं थी। जब अमेरिका से कोई गेहूं आया था उसके साथ जो गाजर घास के बीज जो है वो हमारे देश में आ गए और तब से इस जो गाजर घास ने उसने हमारी खेती में बहुत विकराल रूप ले लिया और अब हमें वो जो गाजर घास है वो बहुत परेशान करती है। तो इस तरह से ये जो बीमारी है ये फैल रही है, हमारे देश में भी आ चुकी है। जब हमारे देश में आ गई है तो वो क्या क्या अब लक्षण दिखा रही है, किस तरह से, हम आगे देखते हैं। अब हम ये देखते हैं कि ये जो बीमारी है ये फैलती कैसे है, मतलब क्या कारण है और ये जो वायरस है ये कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो सबसे पहले आप देखिए लेक्राइमेशन, मतलब जो आंख के आंसू हैं, आंसू। दूसरी चीज है नेजल डिस्चार्ज, नाक का पानी। तीसरी चीज क्या हो गई भाई? सीमन, अगर कोई बुल है उसका सीमन और मिल्क। इतनी जगह है ये वायरस जो है ये मिलता है, बड़ी आसानी से एक जगह से दूसरी जगह फैल जाता है। तो क्या जो दूध है उसका उपयोग हमें करना चाहिए लंपी वायरस वाले पशु का? तो जहाँ तक संभव हो सकता है तो उसका उपयोग ना करें। अगर करना भी पड़े तो जो ये वायरस होता है ये लगभग 60 डिग्री सेल्सियस, इतने तापमान पर ये जो वायरस है ये पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है। और अगर हम जो दूध है उसको उबाल कर काम में ले रहे हैं तो जो दूध उबलने की प्रक्रिया होती है वो 100 डिग्री के ऊपर शुरू होती है, तो वहाँ जो वायरस होता है ये पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। लेकिन इससे जो फैलाव है ये बिल्कुल बहुत आवश्यक है कि फैलती कैसे, क्योंकि जब हम रोकथाम की बात करेंगे तो हम यही बात करेंगे कि इसको रोका कैसे जाए। दूसरी चीज होती है, एक होते हैं वेक्टर। वेक्टर मतलब ऐसे जीव जंतु किच्चड़ पिच्चड़ जो इस बीमारी के वायरस को एक जगह से दूसरी जगह पर फैलाते हैं। इसमें बोलते हैं अपन जो आर्थ्रोपोड होते हैं। आर्थ्रोपोड मतलब जो फ्लाई, फ्लाई और फ्लिया मतलब जो कीटे, फ्लाई मतलब मक्खी, उसके बाद मच्छर। तो जो गिचोड़ी, जो जुए किल्ली होती ना, जू गिचोड़ी, टिक्स बोलते हैं इसको, ये इनसे बहुत तेजी से फैलती है। मतलब
फ्लिया और फ्लाई में क्या अंतर होता है? तो जो फ्लिया होते हैं ये छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे काले काले आप देखते होंगे, जिनके बड़े पंख नहीं होते हैं, बस वो एक जगह से दूसरी जगह एकदम से कूदते हैं, उचकते हैं और उससे वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। जबकि मक्खी को तो आप जानते हैं, जो अपनी घरेलू मक्खी होती है उसके बड़े बड़े पंख होते हैं, तो वो ज़्यादा दूरी तक इस बीमारी को है वो फैला सकती है। उसके अलावा मच्छर का भी ऐसा ही सिस्टम है। और गिचोड़ी, जुएं किल्ली जो होती हैं, ये भी इस बीमारी को फैलने में अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके बाद अगर हम देखें कि ये जब वायरस आता है तो ये किस तरह से हमारे जो पशु हैं उनको प्रभावित करता है। तो जैसे आज आप समझें कि कोई नया क्षेत्र है जहां पर ये जो वायरस है इसने अपना लक्षण दिखाया, मतलब कहीं पर इसका आउटब्रेक हुआ। आउटब्रेक मतलब ये अभी तक नहीं था और एकदम से आ गया। जब पहली बार किसी पशु की संख्या में ये जो लंपी स्किन वायरस है आता है तो क्या होता है, वहां मोर्टेलिटी बहुत ज्यादा होती है। मोर्टेलिटी बहुत ज्यादा होना मतलब मरते बहुत है पशु, मृत्यु दर जो है वो बहुत ज्यादा है। दूसरी चीज है मोर्बेडिटी। मोर्बेडिटी मतलब क्या होता है कि उत्पादन पूरी तरह से शून्य होना। तो जब पहली बार वो ये वायरस किसी जनसंख्या में आएगा तो वहां जो मृत्यु दर है बहुत ज्यादा पशुओं की जान लेगा, लेकिन उसके बाद वो जो जनसंख्या है उस वायरस को झेल लेती है। जिस तरह की सबसे पहले जब कोरोना वायरस हमारे यहाँ आया था तो हमारे यहाँ उसने कोहराम मचाया और बहुत सारे जो लोग हैं उनकी उसमें जान चली गई। लेकिन कोरोना वायरस अब हमारे देश का निवासी हो चुका है और हम भी उसके लिए अडाप्ट हो चुके हैं, चूँकि हमारी वैक्सीन भी बहुत अच्छी पूरे देश की लगी है, तो हमें भी इम्यूनिटी आ गई है अब उसके लिए। तो अब जो कोरोना वायरस जब हमें आता है तो सामान्य सर्दी बुखार और इस तरह से लक्षण दिखाता है। अब अभी भी घातक है, लेकिन अब उतना घातक नहीं है जितना कि जब पहली बार आया था तब था। इसी तरह से ये जो वायरस है जब किसी नई जनसंख्या में जाता है तो वहाँ बहुत ज़्यादा मृत्यु करवाता है। और अगर मान लो उसके बाद वो आउटब्रेक होते हैं छोटे छोटे कि पहले वो आ गया है, तो वहाँ पर ये जो मृत्यु दर है ये कम होती है, लगभग 5%, 3 से 5% मृत्यु दर होती है। जबकि यहाँ पर लगभग 85 से 90% जो है इसकी मॉर्बिडिटी होती है। मॉर्बिडिटी का मतलब है कि पूरा का पूरा जो उत्पादन है वो इसका बहुत बुरी तरीके से गिर जाता है। इसका जो दूध है वो भी कम हो गया है, इसका जो खाना है वो भी कम हो गया है, जो पशु है वो दुबला हो गया है बहुत ज़्यादा। और ये जो झटका होता है वायरस का ये लगभग 5 से 6 महीने बोलते हैं कि तब तक जो पशु है वो दूध पे नहीं आता है। इसका मतलब अगर कोई पशु अभी जना है और वो लंपी वायरस की गलती से चपेट में आ गया तो वो पूरे के पूरे बेहद में जो दूध है वो नहीं देगा। अब इसके बाद अपन समझते हैं कि जो ये वायरस है ये क्या क्या लक्षण, कैसे पहचाने कि जो बीमारी है वो लंपी स्किन जो डिसीज है वो है। तो अब हम जो बात कर रहे हैं कि जो पशु है वो कौन कौन से लक्षण दिखाएगा। तो यहाँ मैं एक बात बता दूं आपको कि ये जो बीमारी है ऐसा नहीं है कि आज कोई बीमारी का वायरस आया और इसने 2 घंटे में अपना असर दिखा दिया और ये पूरी बीमारी इसको फैल गई। कोई भी वायरस अगर पशु के या हमारे किसी के भी शरीर में आएगा तो वो पहले उस शरीर में कुछ समय के लिए रहेगा और उसके बाद धीरे 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 उस शरीर में वो ग्रोथ करता है और एक समय ऐसा आता है जब वो अपनी संख्या इतनी बढ़ा लेते हैं कि फिर वो उस शरीर के ऊपर ही हावी होने लगते हैं जिस शरीर में वो उनको पनाह दी गई, जिस शरीर में वो आके रहने लगे उसी शरीर को फिर वो नुकसान पहुंचाने लगते हैं। तो उस चीज़ को बोलते हैं इनक्यूबेशन पीरियड। इनक्यूबेशन का मतलब होता है कि कोई वायरस सबसे पहले शरीर में आया और उसके बाद वो वहाँ से चुपचाप रहा। जब वो शुरुआत में आते हैं तो वो ज़्यादा लक्षण नहीं दिखाते हैं क्योंकि उनकी संख्या बहुत कम है, वो शरीर के ऊपर नियंत्रण लेने की स्थिति में नहीं है। मतलब वो शरीर को उस समय अगर वो प्रयास करेंगे तो हमारे शरीर की इम्यूनिटी इतनी मजबूत है पशु के कि वो उसको खात्मा कर सकती है, इसलिए वो चुपचाप पड़े रहते हैं और धीरे धीरे अपनी जो संख्या है ये वायरस वो बढ़ाते रहते हैं। और एक दिन ऐसा आता है जब इनकी संख्या इतनी हो जाती है कि फिर जो शरीर है, जो बॉडी है हमारे पशु की, उसकी जो इम्यूनिटी है उसके ऊपर भी ये हावी हो जाते हैं और उस दिन उस पूरे शरीर का सत्यानाश होना तय है। इसलिए ये जो इनक्यूबेशन पीरियड है इसको कहते हैं कि 2 से 4 वीक, मतलब 2 से 4 सप्ताह, लगभग
20 से 30 दिन का इंक्यूबेशन पीरियड इनको जो वायरस है इसको लगता है। इससे मतलब क्या समझे हम? इसका मतलब ये है कि आज अगर हमारे क्षेत्र में कोई भी लंपी का केस हमें देखने को मिलता है, तो आज अगर हमारा जो डेयरी फार्म है या किसी का भी पशु है उसमें अगर लंपी के लक्षण दिखने लगे हैं, तो जो दूसरे पशु हैं उनके जिनमें अभी लंपी के लक्षण नहीं दिखते हैं उनका भी प्रॉपर चेकअप किया जाए। काफ़ी संभावना है कि उनमें जो लंपी का वो मामला है वो इंक्यूबेशन पीरियड में चल रहा हो और कुछ समय बाद जब उनके शरीर में भी वो वायरस की संख्या बढ़ जाएगी तो वो वायरस उनके शरीर में भी जो समस्या है वो पैदा कर देगा। एक बार जिन पशुओं में लंपी का पहले प्रकोप हो चुका है, सामान्यतः ऐसा कहा जाता है कि वापस से उसमें इम्यूनिटी आ जाती है, तो अब वापस से उतने विकराल रूप में उनमें नहीं दिखता है। लेकिन अगर हमारे पास पूरी गायों की डेयरी है तो हम बिल्कुल निश्चित तौर पर यह समझ लें कि अगर एक भी पशु को लंपी है तो हम कम से कम एक काम जरूर करें कि हर पशु का जो टेम्परेचर है वो रोज़ सुबह दिन में एक बार नाप लें। अगर टेम्परेचर बढ़ा हुआ दिखे तो हमारे दिमाग की घंटी बज जाना चाहिए और हमें सस्पेक्ट करना चाहिए कि कहीं जो हमारा ये वाला पशु है इसमें भी जो लंपी वाली समस्या है वो तो ना हो। तो लक्षणों में जो सबसे पहला लक्षण है वो दिखाएगा पशु कि भैया इसका जो बुखार है वो बहुत तेज बढ़ गया। इसको बोलते हैं वायरीमिया, मतलब वायरस ने अपनी संख्या बढ़ाई है और अब उससे निपटने के लिए शरीर अपनी जद्दोजहद में लगा हुआ है और जो शरीर का टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इसमें जो टेम्परेचर है 105, 107 तक देखने को मिलता है और ये बना ही रहता है। जो वायरस वाला टेम्परेचर होता है इसमें एक चीज़ अपन देखते हैं कि हम इसको मेलोक्सिकेम, पैरासीटामॉल जो सामान्य दवाइयाँ होती हैं जब वो देते हैं तो वो जो टेम्परेचर है वो नहीं उतरता है। तो किस तरह से इसका टेम्परेचर उतरा जाएगा उस बारे में भी हम ट्रीटमेंट वाले पोर्शन में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लक्षण देख लें कि जो सबसे पहला लक्षण है वो दिखाएगा फीवर, मतलब जो पशु है उसको बुखार आना शुरू हो जाएगा। जो दूसरी चीज़ है वो ये दिखाएगा कि इसकी नाक से पानी और आंसू, आंख से इसके जो है आंसू भी चलने लगेंगे। तीसरी चीज क्या हो गई है कि जो पशु है वो अकड़ने लगेगा, पशु चलने में अकड़ने लगता है। पशु चलने में अकड़ने लगता है। और इसके बाद जो पहला साइन है कि इसके जो थन होते हैं वहां पर छोटे छोटे नोड्यूल दिखने लगते हैं। ऐसा देखा जाता है कि लंपी वायरस की जब लक्षण दिखने की शुरुआत आती है तो वो जो गोल गोल गठाने हैं वो सबसे पहले पीछे वाला जो रीजन होता है वहां दिखता है। तो आपको सबसे पहले जो थन वाला एरिया है वहां पर वो जो गांठें हैं वो दिखेगी और उसकी जो पीछे के जो वजाइना वाला रीजन है नीचे, वहां पर सबसे पहले हमें जो लंपी का पहला लक्षण जो गांठें हैं वो दिखना शुरू होगी। गांठें दिखना शुरू सबसे पहले कहां दिखेगा भाई? ये दिखेगा थन पे और दूसरा दिखेगा ये पीछे पेरिनियल रीजन पे। पेरिनियल रीजन मतलब पिछवाले वाला जो हिस्सा है जो थन के पीछे वाला है वहां सबसे पहले देखने को मिलता है। एक बार ये वाली जो स्टेज होती है इसको बोलते हैं पहली स्टेज। यहां तक जो पशु है वो खाना खाना थोड़ा कम कर देता है, परेशान रहता है, लेकिन इस स्टेज से जो पशु है उसको ठीक आसानी से किया जा सकता है। और इसके बाद दूसरी स्टेज आएगी जब क्या होगा कि जो वो गुठले हैं, जो गांठें हैं वो पूरे शरीर पर फैल जाएगी एक बार जब, और वो सैकड़ों की संख्या में होती है। तो जो दूसरी स्टेज है वो क्या होगा भाई? तो दूसरी स्टेज में ये होने वाला है कि जो गांठें हैं वो पूरे शरीर में फैल गई, पूरे शरीर में फैल गई। उसके बाद जो टेम्परेचर है ये इसमें अपन ने बात की है कि बना ही रहता है। तीसरी चीज क्या हो गई है? इसकी नाक में छाले हो जाते हैं। ये सबसे खराब चीज है कि इसकी नाक में छाले हो जाते हैं, इसके मुंह में छाले हो जाते हैं और इसके पैर में, पीठ में, जहां देखो वहां पर जो गांठें हैं वो बनती ही जाती है। एक चीज हमने बात करी कि लंपी स्किन जो डिसीज है ये जानलेवा है, तो उसमें जो जान जाती है वो पशु की कैसे जाती है? तो वो कारण है ये नाक वाला पोर्शन। जब जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है तो नाक वाला जो पोर्शन है इसमें छाले हो जाते हैं और वहां पर म्यूकोपैरेलेंट डिस्चार्ज होता है, मतलब गाढ़ा चिपचिपा जो मवाद जैसा
हमें सर्दी हो जाती है तब आता है सिक्रीशन, वैसा आने लगता है और अंदर तक जितना भी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसमें पूरी समस्या आने लगती है, फेफड़ों में निमोनिया बन जाता है और फिर जो पशु है वो सांस नहीं ले पाता है। और जब ऐसा होता है तो जो पशु की मृत्यु होती है वो होती है रेस्पिरेशन की समस्या के कारण। तो अब ट्रीटमेंट में सबसे ज़्यादा ध्यान किस चीज़ का दिया जाएगा आप समझ चुके होंगे, लेकिन पहले हम देखते हैं लक्षण। इसके बाद क्या होगा कि जो उसका मुंह है और नीचे पैर है, उसके नीचे अंदर में बीच में एक ऐसा लटका रहता है जिसको डेवलप बोलते हैं, कोई बोलते हैं कि इसका छाता लटक रहा है, कोई बोलते हैं कि इसकी चमड़ी ग्लांड लटक रही है। यहाँ पर मतलब वो जो एक ऐसा रहता है वह लटकता है, वहां पर जो पैर के आगे, अगले पैर के आगे से लेकर सामने तक सूजन, ये जो बीमारी है इसमें सूजन एक महत्वपूर्ण लक्षण है। पूरे शरीर पे सूजन आता है और गांठें बनती है। तो ये आगे भी जो पैर के आगे पूरा चमड़ी लटकी हुई रहती है उसमें भी सूजन आ जाती है। पहले वो जो सूजन होती है वो थोड़ी सी नरम होती है और उसके बाद जो सूजन है वो थोड़ी सी कड़क हो जाती है और पूरी की पूरी हार्ड हो जाती है। तो यहाँ पर हमने देख लिया है कि जो पहली जो स्टेज है इसमें अगर ट्रीटमेंट कर दिया तो जो रिकवरी है ये बेहद जल्दी आती है। और दूसरी स्टेज है उसका ट्रीटमेंट का प्रोटोकॉल भी अलग है और उसमें एक चीज़ और हो रही है क्षेत्र में, जैसे तरह हमने देखा है कि हमारे कारण जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं उनकी समय मतलब उनको जानकारी ही नहीं है और वो एक इंजेक्शन का प्रयोग करते हैं जो पशु को परेशान कर रहा है, जो पशु के लिए ओवरडोज कर रहा है और उसके लिए फिर वो पशु जो है उनमें समस्याएं पैदा हो रही हैं। यहाँ पर एक लक्षण जो पशु है वो और दिखाता है कि उसकी जो लिम्फ नोड है, लिम्फ नोड जो है वो बहुत बड़ी हो जाती हैं। और जब पहली बार हम गाय के पास जाते हैं तो हमें पशु का जो टेम्परेचर है वो 105 106 दिखता है, उसकी लिम्फ नोड बड़ी बड़ी दिखती हैं। तो शुरुआती स्तर पर देखने पर ऐसा लगता है कि ये जो पशु है इसको थाइलेरिया हो सकता है, इसे कोई प्रोटोजोल बीमारी हो सकती है, इसे कोई और बीमारी हो सकती है। लेकिन वर्तमान समय में जो बीमारी है वो पूरी तरह से संभावना होती है कि वो जो बीमारी है वो उसकी शुरुआती स्टेज हो सकती है लंपी स्किन डिसीज़ की। तो यहाँ पर डिफरेंशियल जो डायग्नोसिस है वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो हमने ये देख लिया है कि लिम्फ नोड भी इसकी बड़ी बड़ी, इतनी बड़ी बड़ी जो लिम्फ नोड है वो भी मिलती है, जो बुखार है वो लगातार बना रहता है। इसके बाद क्या होता है, अब हमने देख लिया गांठें हैं, इसकी अगली स्टेज में क्या होगा, जो गांठें हैं वो फूट जाएगी, जो गांठ है वो फूट जाएगी। और जब गांठें फूट जाएगी तो वहां पर इंफेक्शन होने लगता है और वो इंफेक्शन होता है फंगल इंफेक्शन। और उसके कारण जो वहां से पशु है उसकी पूरी चमड़ी खराब हो जाती है और उसमें से भयंकर बदबू आने लगती है। तो ये जो स्थिति है और इसके बाद जो स्टेज आती है वो ऐसी आती है कि पशु ने 2-3 दिन से खाना पीना पूरी तरह से बंद कर चुका होता है क्योंकि उसके मुंह में और सब जगह छाले हो चुके हैं। और जो पशु है वो फिर अंततः लेट जाता है और उसकी जो निमोनिया क्योंकि अंदर है तो वो सांस भी ठीक से नहीं ले पाता है। जब वो ठीक से सांस नहीं ले पाता है तो वो जो पशु है उसकी मृत्यु हो सकती है। तो अब जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है वो किस तरह से इसका जो लंपी है इसका किया जाए और क्या ध्यान रखा जाए, इस बारे में अब हम चर्चा करने वाले हैं। इसका ट्रीटमेंट, सबसे पहली चीज़ अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो सबसे पहली चीज़ जो समझने की है वो ये है कि नो ट्रीटमेंट, मतलब इस बीमारी का कोई ट्रीटमेंट है ही नहीं। जिस तरह से कोरोना का कोई ट्रीटमेंट नहीं है उसी तरह से लंपी जो स्किन डिसीज़ है इसका कोई, इस वायरस का कोई ट्रीटमेंट नहीं है। तो फिर हम क्या कहते हैं कि फिर भाई किस चीज़ का इलाज करेंगे। तो दरअसल होता ये है कि जब भी कोई वायरस किसी पशु के शरीर में आता है तो वो उसमें कुछ दिन रहता है। जब वो उसमें कुछ दिन रहेगा तो वो अपनी समस्याएं पैदा करेगा। फिर धीरे धीरे जो शरीर है एक दिन ऐसा आता है जब उसको ख़त्म कर ही देता है और जो वायरस की समस्या है वो ख़त्म हो जाती है। लेकिन जब वायरस आता है तो वो शरीर को बहुत डाउन कर देता है, इम्यूनिटी कर देता है। शरीर के जो विशेष जगह होती है उनमें अपनी अपनी जो कारक है प्रोलिफरेशन करता है और वहाँ पर संकट खड़ा करता है, जिसके कारण जो सेकेंडरी इन्फेक्शन होते हैं वो पैदा होते हैं। और उन सेकेंडरी इन्फेक्शन जो है उनको रोकना है और उनका इलाज हमें करना है। तो सबसे पहली चीज़ हमने देखा था कि भाई इसका जो इलाज है ये कैसे होगा। तो सबसे पहला इसमें लक्षण आया था फीवर।
बुखार बहुत तेज है, पशु को समस्या है, तो हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले देंगे एंटीपायरेटिक। एंटीपायरेटिक कौन सी देंगे, तो हम उसको दे सकते हैं मेलोक्सिकेम और पैरासीटामॉल। मेलोक्सिकेम पैरासीटामॉल जो है ये अपन पशु को डेली देना है सुबह शाम, जब तक उसका बुखार नियंत्रण में नहीं रहेगा। इसका एक्चुअल में इसमें होता ऐसा है कि आपने इसको ट्रीटमेंट दिया, आपने इसको मेलोपेरा लगाया और उसके बाद थोड़ी देर बाद बुखार उतरेगा, लेकिन पुनः से चढ़ जाता है, क्योंकि वायरल जो बुखार होती है उसकी एक समस्या होती है कि वो टेम्परेचर बढ़ा कर ही रखता है। तो उसमें क्या किया जा सकता है, उसमें एक अगर टेम्परेचर नहीं उतर रहा है तो हमें देना है, नहीं तो नहीं देना है स्टीरॉइड। स्टीरॉइड देना है, इसका मतलब होता है कि डेक्सा करके होता है एक इंजेक्शन, एक होता है प्रेडिनिसोलोन। इन दोनों का हम प्रयोग अगर करेंगे पशु में तो जो टेम्परेचर है निश्चित तौर पर टूट जाएगा। इनका बहुत ज़्यादा बेवजह प्रयोग ना किया जाए, केवल उस परिस्थिति में प्रयोग किया जाए जहां पर जो बुखार है वो उतर ही नहीं रहा। दूसरी चीज़ है, अगर पशु प्रेग्नेंट है तो उसमें डेक्सामेथाजोन का प्रयोग ना किया जाए। अगर कोई पशु दूध देने वाला है तो उसमें प्रेडनी का प्रयोग भी ज़्यादा ना किया जाए, क्योंकि ये दूध उड़ा देता है। स्टीरॉइड का प्रयोग केवल तब करना है जब हमें लगे कि जो हमारा पशु है वो संकट में है और उसके जो प्राण बचाना है वो हमारे लिए नितांत आवश्यक हो गया है, और उसके लिए हमें इंजेक्शन का प्रयोग करना होगा। तो सबसे पहले एंटीपायरेटिक हमने दे दिया है। दूसरी चीज हमें देनी है उसको एंटीहिस्टामिनिक, मतलब जो एलर्जी होती है उसको रोकना है। पशु को बीमारी आई, उसकी चमड़ी पे लीजन आ गए, पशु में बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो रहा है, बहुत ज़्यादा एलर्जी हो रही है, तो उसके लिए इंजेक्शन देना है अपने को क्लोरफेनिरामिन मेलिट, जिसको बोलते हैं CPM का इंजेक्शन। ये इंजेक्शन का प्रयोग जरूर करना चाहिए, इससे काफ़ी रिलीफ होता है। तीसरा जो इंजेक्शन है वो हम प्रयोग करेंगे एंटीबायोटिक। ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि जो लंपी है उसमें कौन सा जो एंटीबायोटिक है वो काम करेगा और कौन सा नहीं करेगा। फील्ड में अगर हम हमारी बात करें तो हमने जो एंटीबायोटिक का प्रयोग किए हैं वो इसमें 3 एंटीबायोटिक का प्रयोग किया है, लेकिन कब हमने कौन से एंटीबायोटिक का प्रयोग किया है वो भी हम चर्चा कर ले। तो यहाँ पर जो पहला एंटीबायोटिक है वो है OTC, ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन। दूसरा जो एंटीबायोटिक है वो है एनरोफ्लोक्सासिन। और तीसरा जो एंटीबायोटिक है वो है स्ट्रेप्टोपेनिसिलिन। ये 5 ग्राम में आता है। तो यहां पर हमने देख लिया है कि ये जो 3 एंटीबायोटिक है ये बेहतर रिजल्ट देते हैं, लेकिन अभी वर्तमान में जो एनरोफ्लोक्सासिन है इसका प्रयोग हम काफ़ी कर रहे हैं, और इससे 2 फायदा हो गया है कि लॉन्ग एक्टिंग एनरोफ्लोक्सासिन भी आता है। अगर आज हमने उसको ये लगा दिया LA, तो फिर लगभग 24 घंटे नहीं 48 घंटे बाद उसको देना है। तो क्योंकि इसमें लगभग ये जो ट्रीटमेंट का प्रोटोकॉल है ना, ये चलेगा लगभग 5 से 6 दिन तक। जब 5-6 दिन कोई चीज़ चलनी है तो ये वाला जो काम है ये तो डेली सुबह शाम चलेगा, क्योंकि कोई हल ही नहीं है। ये वाला भी दिन में एक बार चलना ही चलना है। ये वाला जो काम है ये भी लगातार चलना है। तो हम क्या कर सकते हैं कि इसको लॉन्ग एक्टिंग अगर एनरोफ्लोक्सासिन दे दिया तो वो लंबी अवधि तक जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होंगे सेकेंडरी, उनको रोक के रखेगा। तो यहाँ पर जो एनरोफ्लोक्सासिन है जो 72 घंटे वाला आता है उसके बेहतर रिजल्ट हैं। कई जगह हमने प्रयोग किया है और उसके बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं आती है। जब हमने ये दे दिया है तो दूसरी चीज, एक और चीज है मल्टीविटामिन। क्योंकि जो बॉडी है वो कमजोर हो चुकी है, वो हताश हो चुकी है, इसलिए मल्टीविटामिन और विटामिन जो बी होते हैं, इनका बी कॉम्प्लेक्स होता है, उसका भी इसमें जो प्रयोग है वो करते हैं। लेकिन विटामिन बी का प्रयोग करते समय आप ध्यान रखें कि कौन से विटामिन जो है वो हाई फीवर में नहीं लगा सकते या नहीं लगाना चाहिए। तो जो सामान्य वाले हैं जो हाई फीवर में या कम फीवर में लगा सकते हैं उनका प्रयोग कर सकते हैं। तो ये इसका पूरा का पूरा प्रोटोकॉल है लगभग, जिससे जो लंपी है उस पर नियंत्रण पाया जा सकता है। अब इसके बाद हमने देखा था कि जो सेकंड स्टेज आ गई है पशु की, सेकंड स्टेज आ गई है, जो गांठें हैं वो बन के फूट गई है,
जो गांठें हैं वो फूट गई है और चमड़ी के जो लीजन हैं वो आ गए हैं। चमड़ी जो है वो हल्की हल्की सड़ने लगी है और उसमें से बदबू आने लगी है। तो उस जो चमड़ी है उसके घाव को ठीक करने के लिए जो इंजेक्शन है वो इस एंटीबायोटिक का प्रयोग हम करते हैं। जब बहुत ज़्यादा पशु की चमड़ी खराब हो जाती है, पशु बहुत ज़्यादा परेशान होता है, तब फिर हम जो DCR है, जो स्ट्रेप्टोपेनिसिलिन है 5 ग्राम का, उसका प्रयोग करते हैं और उसके रिजल्ट भी बहुत अच्छे आते हैं। एनरोफ्लॉक्सासिन का जो नॉर्मल जो चुनाव है उसका करने का एक कारण और है कि हमने एक चीज़ देखी थी कि जो पशु है उसकी जो मृत्यु होती है वो रेस्पिरेटरी फेलियर के कारण होती है। श्वास की जो समस्या है वो बहुत ज़्यादा हावी हो जाती है और जो पशु है उसको निमोनिया हो जाता है। जब निमोनिया हो जाता है तो जो एनरोफ्लॉक्सासिन है, एक तो इंजेक्शन होता है सेफ्टियोफर सोडियम, वो भी फेफड़ों वाले मामले में अच्छा काम करता है, और एक होता है एनरोफ्लॉक्सासिन। एनरोफ्लॉक्सासिन जो है ये भी जो फेफड़े की समस्या होती है उनमें बहुत अच्छे परिणाम देता है। इसलिए हमने तीनों में से सबसे ज़्यादा जो प्रयोग किया है वो किया है एनरोफ्लॉक्सासिन का, और इसके बहुत बेहतर रिजल्ट जो है वो देखने को मिलते हैं। तो हमने देख लिया है। एक और चीज़ हो गई है कि अगर मान लो जो पशु है उसको श्वास लेने में बहुत ही ज़्यादा तकलीफ होने लगे तो फिर क्या करना है। तो फिर एक इंजेक्शन आता है जिसको बोलते हैं फ्रूसिमाइड। फ्रूसिमाइड मतलब ये क्या है, ये है डायूरेटिक। अगर पशु की जो सूजन है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई और उसके बाद जो पशु है उसको सांस लेने में भी थोड़ी समस्या आ रही है, तो फ्रूसिमाइड का एक इंजेक्शन का जो प्रयोग है वो किया जा सकता है, कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि जो पशु है वो डिहाइड्रेशन में नहीं होना चाहिए। अगर ऑलरेडी उसमें पानी की बहुत कमी है और हमने अगर ये इंजेक्शन लगाया तो ये उसको तकलीफ देगा, फिर उस इंजेक्शन का प्रयोग नहीं करना है हमें। तो यहाँ तक हमने देख लिया है। अब एक चीज़ की जो मैं बात कर रहा था कि एक ऐसा इंजेक्शन है जो बेवजह ओवरडोज में दिया जा रहा है और उसमें गलती किसी की भी नहीं है, लेकिन संयोग ही ऐसे बनते हैं कि वो इंजेक्शन बार बार लग जाते हैं। उस इंजेक्शन का नाम है आयोरमेक्टिन। चूंकि लंपी स्किन जो है डिसीज, इसमें आयोरमेक्टिन सजेस्ट किया जाता है कि आयोरमेक्टिन अगर आपने लगा दिया तो जो लंपी स्किन डिसीज़ है ये समस्याएं कम पैदा करेगी। लेकिन यकीन मानिए कि इसमें जो आयोरमेक्टिन है इसका बहुत ज़्यादा रोल लंपी स्किन डिसीज़ में नहीं है। तो जो आयोरमेक्टिन है शुरुआती अवस्थाओं में तो इसका प्रयोग ही नहीं करते हैं। बीच जो मध्यम अवस्था आती है, जब गांठ वाँठ आ जाती है, तब एक बार, केवल एक बार इसका प्रयोग किया जा सकता है। होता यह है फील्ड में कि आज अगर मान लो कोई पशु मालिक है, उन्होंने किसी एक व्यक्ति को बुलाया और उस पर ट्रीटमेंट कराया और उन्होंने सब आए और उन्होंने अपने एंटीबायोटिक लगाए और साथ में एक आयोरमेक्टिन का डोज भी उन्होंने लगा दिया। अब चूंकि वायरल बीमारी है, एक दिन में नहीं जाने वाली है, तो अगले दिन जो पशु मालिक है उन्होंने किसी अन्य व्यक्ति को बुला लिया। जब अन्य व्यक्ति को बुलाया तो उनको भी पता है कि आयोरमेक्टिन लगा दूंगा मैं तो ये जल्दी ठीक हो सकती है, मिसकंसेप्शन है हालांकि, लेकिन वो आए और उन्होंने भी एक आयोरमेक्टिन लगा दिया। अब तीसरे दिन अगर कोई और व्यक्ति आए और सोचो आप कि उन्होंने भी कई आयोरमेक्टिन लगा दिया, तो ये कितनी बड़ी फजीहत है उस पशु के साथ, और उस जो पशु है उसके साथ कितनी बड़ी क्रूरता है। तो एक चीज़ याद रखें कि अगर किसी पशु को लंपी वायरस का जो इन्फेक्शन है अगर वो है और हम कहीं भी किसी भी जगह ट्रीटमेंट करने जा रहे हैं, तो एक बार जो पशु मालिक है उनसे ये ज़रूर पूछें कि क्या पहले भी इसका जो ट्रीटमेंट है वो हुआ है क्या। अगर वो कहते हैं कि हाँ ट्रीटमेंट हुआ है, तो क्या फिर हम दूसरा प्रश्न पूछें कि क्या उसको वो चमड़ी वाला इंजेक्शन है क्या वो लगा चुके हैं जो पहले डॉक्टर साहब आए थे वो। अगर वो कहते हैं कि हाँ पहले वाले जो इंजेक्शन वो है चमड़ी वाला वो लगा दिया है, तो हमें इसका प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि फील्ड में इसकी ओवरडोजिंग भी एक ख़राब स्थिति निर्मित कर रही है, हमने देखा है कुछ जगह। तो ये भी ध्यान रखें, और उसमें गलती किसी की नहीं। मैंने कहा ना भाई, जो पहले वाले जो व्यक्ति हैं वो जो लगा के गए वो पशु मालिक को नहीं पता, पशु मालिक आपसे नहीं कह पा रहा है कि उसने क्या इंजेक्शन लगाए हैं और ये इंजेक्शन लगा कि नहीं लगा। तो ये हमारी एक सहानुभूति होनी चाहिए पशु के प्रति कि जब हम जाएं तो उनको बताएं कि भाई ये जो इंजेक्शन है क्या ये लगा है। तो इसका प्रयोग एक बार किया जा सकता है, कहीं कोई समस्या नहीं। ओवरऑल जो ट्रीटमेंट है वो इस तरह से करते हैं। दूसरी चीज़ है कि अगर गांठें फट गई है, चमड़ी आ गई, तो वहाँ पर जो स्ट्रेप्टोपेनिसिलिन 5 ग्राम है उसका प्रयोग करना ठीक रहता है। फिर वो घाव है उसको जल्दी भर देता है। जो घाव हो गए हैं उन पे क्या करना है, घावों पर लगाना है स्प्रे। स्प्रे लगाना है हमें ताकि जो घाव है वो जल्दी भर जाए और उनकी समस्या ना हो।
दूसरी चीज़ है वो घाव जो है वो सड़ने लगते हैं, उनमें फंगल इन्फेक्शन होने लगता है। तो हमें एंटी फंगल में ये जो आयोरमेक्टिन है ना, इसका जो प्रयोग है एक्चुअल में उसी के लिए किया जाता है। जब चमड़ी की गांठें फट जाती है और जो घाव छिदबिद जाते हैं तो उनको ठीक करने का जो उद्देश्य होता है, क्योंकि जो आयोरमेक्टिन होता है ये होता है एंटी फंगल, ये फंगस को पैदा नहीं होने देता है, तो वहाँ पर जो इसका रिजल्ट है वो ठीक है और उस स्थिति में इसका एक बार जो प्रयोग है वो किया जा सकता है। आयोरमेक्टिन एक बार अगर शरीर में लग गया तो लगभग 7 से 10 दिन तक अपना असर बहुत तेज़ी से रखता है, और आप सोच के देखो कि अगर उसको दूसरे दिन भी ये लग गया तो फिर वो पशु जो है वो और ज़्यादा डैमेज हो सकते हैं। तो हमने देख लिया है। इसके अलावा क्या कर सकते हैं, एक एंटी फंगल कैप्सूल्स आते हैं, एंटी फंगल कैप्सूल्स आते हैं, उनका भी प्रयोग किया जा सकता है रेगुलर खिलाने में। तो यहां पर हमने देख लिया है कि किस तरह से जो ट्रीटमेंट है ये हो सकता है। एक चीज और है, क्योंकि वायरस का इन्फेक्शन है तो विटामिन सी, ए और ई, ये 3 विटामिन होते हैं जो पशु की इम्यूनिटी है और जो वायरल मामला है उसमें ठीक थोड़ी सी भूमिका निभाते हैं। खास करके विटामिन सी, एस्कोर्बिक एसिड 5 से 10 ml पशु की स्थिति के आधार पर, उसके वजन के आधार पर एक जो डोज है वो लगाना चाहिए, अल्टरनेट एक आध दिन छोड़ के लगाना चाहिए। एक डोज जो होता है विटामिन ए और विटामिन ई का होता है। विटामिन ए D3E करके इंजेक्शन आते हैं, उनका एक डोज लगाया जा सकता है, फिर 6-7 दिन तक कोई उसमें दिक्कत आती नहीं है। तो इस तरह से जब अपन प्रयास करेंगे तो जो पशु हैं उनमें बेहतर आराम लगेगा, ऐसी उम्मीद है। मैंने कुछ केस जो देखे हैं उनमें काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया है, यही प्रोटोकॉल हमने फॉलोअप किया है। अनावश्यक परेशान ना हो। एक चीज़ और करें कि जब हम पहले दिन किसी पशु मालिक के यहाँ जाएँ तो उन्हें समझाएं कि ये बीमारी क्या है, उन्हें पूरी तरह से बता दें कि ये एक वायरस है और इसके कारण जो समस्या है ये लगभग 10 से 12 दिन रहने वाली है, और हमारे जो पशु हैं इसके साथ ये स्थिति निर्मित हो सकती है। तो लगातार हमें 5 दिन तक इसका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। आप भी धैर्य बनाए रखिए, हम भी धैर्य बनाए रखेंगे, और धीरे धीरे जब हम इससे लड़ेंगे तो 8 से 10 दिन में जो हमारे पशु हैं उनमें रिकवरी आ जाएगी, ऐसी पूरी उम्मीद है। बहुत सारे पशु हैं जिनमें बहुत अच्छी रिकवरी आती है। अगर हमने पहली स्टेज या सेकंड स्टेज में पकड़ लिया उसको तो जो रिकवरी है वो बहुत जल्दी आती है। अब पहली स्टेज में कैसे पकड़ेंगे, जैसे अगर किसी पशु के मतलब जो पशु मालिक है उनके बाड़े में कोई पशु को लंपी आ गई, तो आप जो दूसरे पशु हैं उनका भी एक बार टेम्परेचर चेक कर लें। अगर उनका टेम्परेचर भी 105 106 आ रहा है तो आप समझ जाएं कि ये इंक्यूबेशन पीरियड वाला मामला है, कुछ समय बाद जो ये पशु है इनमें लंपी आ सकता है। तो हम सिक्योरिटी के तौर पर उनको उसी समय जो एंटीबायोटिक दवाई होती है वो दे सकते हैं, उनमें एंटीबायोटिक दे सकते हैं, तो ये जो बीमारी है ये अंदर ही अंदर पहले ही खत्म हो जाए। इससे प्रयास अगर अपन करेंगे तो निश्चित तौर पर हमारे जो पशु हैं वो जल्दी ठीक होंगे, आसानी से ठीक होंगे। अगर कोई पशु मालिक हैं जिनको कोई, क्योंकि इतने केस कई जगह बढ़ रहे हैं कि वहाँ पर डॉक्टर ही नहीं मिल रहे हैं इलाज करने के लिए, तो आप देखो इसके लिए मेलोपेरा की गोलियाँ भी आती है, एनरोफ्लोक्सासिन जो है उसकी एंटीबायोटिक की भी गोलियाँ आती है, ऑक्सी की भी गोली आती है, ये एंटी हिस्टामिन CPM मेविल करके गोली है वो भी आती है। उसके अलावा मैं बात करूं फ्रूसिमाइड, तो इसकी भी लासिक्स करके गोली आती है। उसके बाद आयोरमेक्टिन की भी गोली आती है। ये जो कैप्सूल है एंटी फंगल, ये तो कैप्सूल ही आते हैं। क्या नाम से आता है, एन बायोफ्लेम 400 करके आता है एक, वो कैप्सूल आता है। विटामिन सी है उसकी भी वो लाल लाल जो चूसने वाली गोलियां हैं वो आती हैं। विटामिन ए के भी कैप्सूल आते हैं, विटामिन ई के भी जो लिक्विड है कैप्सूल है वो आते हैं। तो इस तरह से ओवरऑल जो ट्रीटमेंट है इस लंपी स्किन डिसीज़ में करने पे हमें रिजल्ट मिलते हैं। अब आखिरी जो बात करेंगे कि इन जो पशु है, जो ये बीमारी है, इसको फैलने से कैसे रोका जाए। फैलने से रोका इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हमने एक पशु का ट्रीटमेंट किया है, लेकिन जो उसका बाड़ा है उसमें और भी पशु हैं। जब और पशु हैं तो उनको भी ये बीमारी हो सकती है, और हमारा एक नैतिक दायित्व बनता है कि अगर किसी बाड़े में एक पशु को आ गई तो वो किसी अन्य पशु को परेशान ना कर पाए। तो इसको बोलते हैं रोकथाम। रोकथाम कैसे होगी भाई, तो सबसे पहली चीज देखें कि ये फैलती कैसे है। तो हमने देखा कि ये तो फैलती है भैया कीड़े से, मक्खी से, जुमकिल्ली से।
तो हमें इसको तत्काल जो पूरा बड़ा है इसमें ये ऐसी दवाइयों का प्रयोग करना है जिससे जो जुएं किल्ली है वो ना आए, जो दूसरे स्वस्थ पशु है उनके शरीर पर भी ये जो टिक्स, जुएं किल्ली, गिच्चड़ बिच्चड़ है, इनकी दवाई लगा दी जाए और जो पशु है उनको पूरी तरह से साफ रखा जाए। दूसरी जो चीज़ है कि ये लार से, आंसू से फैलती है, तो जब इन चीज़ों से फैल रही है तो आज हमने किसी लंपी वाले पशु को कोई खाना रखा है और वो उसमें मुंह लगा के उसने जितना खाया, जितना बना उतना खा लिया, बाकी उसने नहीं खाया, तो जो बचा हुआ उसका खाना है वो किसी अन्य पशु को ना रखा जाए। तीसरी चीज़ है कि एक ही जो कभी हर जगह, अधिकतर जगह क्या होता है कि एक बड़ी सी ठेल होती है जिसमें पानी भरा रहता है और सारे के सारे पशु आके वहाँ पर पानी पीते हैं। तो गलती से भी जिनको लंपी आ गई है उनको उस ठेल में पानी ना पिलाएं जिसमें सारे पशु पानी पीते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, किसी हाल में नहीं करना है। तो क्या करना है हमें? पानी की अलग व्यवस्था। जो पशु बीमार हो गया है उसके लिए पानी की अलग व्यवस्था और उसका जो खाना है वो हमें साथ में नहीं देना है। जब लंपी वायरस आ जाए तो जो पशु है उनका आवागमन पूरी तरह से रोक दो। पशु का आवागमन पूरी तरह से रोक देना चाहिए। कोई भी नया पशु हमारी डेयरी में फिलहाल वर्तमान समय में नहीं आना चाहिए। कि मैं आपको बहुत मेरे अनुभव से एक चीज़ बता देता हूँ कि अभी कुछ जो व्यक्ति हैं वो बाहर से, दूसरे प्रदेश से कोई पशु लेके आए और उन्होंने एफएमडी जो है वो अपने पूरे के पूरे बाड़े में फैल गई उनके। तो जब भी सीजन ऐसा रहे कि जब इस तरह की जो बीमारी है उनके फैलने की संभावना ज़्यादा रहती है। ये जो सीजन है, कौन सा सीजन? अभी जो सीजन चल रहा है वो ऐसा सीजन है कि इसमें पानी, नमी बहुत है भाई। क्यों? अभी अभी बारिश हुई है और अब बारिश खत्म हुई है तो गर्मी बहुत तेज है। तो ये जो नमी और गर्मी वाले कॉम्बिनेशन वाला मौसम है ये वायरल के लिए और जो दूसरे इन्फेक्शन है उनके लिए बहुत अच्छा होता है। तो हम पूरी कोशिश करें कि बारिश के जस्ट बाद जब ये गर्मी बढ़ने लगे ऐसे समय में बाहर से पशु ना लाएं। अभी पिछले 15 दिन में, एक महीने में जितने भी लोग बाहर से जानवर लाए हैं 300 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, काफ़ी संभावना है कि उन पशुओं को जो खुर पका, मुंह पका, जो रोग वाली समस्या है वो भी बड़ी आसानी से आई है और उनमें जो लंपी स्किन जो डिसीज़ है ये फैलने की संभावनाएं भी बहुत ज़्यादा रहती है। तो इस तरह की जो फील्ड में हमारे अनुभव हुए वो उसकी चर्चा हमने आप लोगों से की है। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बने रहिएगा हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।